नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास फिर से दो वर्कशीट आई हैं, 164A जो हमारी हिंदी की है और 164B जो हमारी ईवीएस की होने वाली है। तो सबसे पहले हम हिंदी की कार्यपत्रिका कर लेते हैं, उसके बाद ईवीएस की भी करेंगे। चलिए 164A ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका है 8 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सबसे अच्छा पेड़। तो सबसे पहले आपको ये पाठ पढ़ना है। अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पहले ये पाठ जरूर पढ़ें, ठीक है। उसी के बाद आप ये वर्कशीट करें, क्योंकि वर्कशीट में जो सवाल हैं वो सारे इस पाठ से ही आए हैं। तो बिना पाठ पढ़े आप अगर इनके आंसर लिखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले आप ये पाठ पढ़ें, उसके बाद ये वर्कशीट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए, अगर आपने ये पाठ पढ़ लिया है अब आगे बढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, इस पहेली को पढ़कर पता लगाइए कि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर एक पहेली दी है, हमें बताना है कि किसके बारे में है वो। आइए देखते हैं। मैं हूँ पृथ्वी का हरा सोना, मुझे तुम कभी न खोना, सच्चा मित्र हूं मैं तुम्हारा, दिखने में हरा भरा प्यारा प्यारा। तो ये क्या है? ये एक पेड़ है, ठीक है। सही पहचाना आपने, यहाँ बात हो रही है पेड़ों के बारे में, तो हमारा आंसर सही था। चलिए अब इसी सच्चे मित्र से जुड़ा एक पाठ सबसे अच्छा पेड़ बोलकर पढ़िए और जानिए कि इस पाठ में किन किन पेड़ों के बारे में बात हुई है। तो अब आप ये पाठ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने के बाद आप यहाँ पर दोबारा से आ जाएंगे। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। आइए सबसे पहले नीचे दिए गद्यांश को ध्यान से बोलकर पढ़िए और रिक्त स्थानों में भरिए। आपकी सहायता के लिए कुछ संकेत शब्द भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक गद्यांश है, यानी एक पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ हमारे इस पाठ से ही है, इसलिए मैं आपको कह रहा था ये पाठ आपको पढ़ना है, ठीक है। कुछ हमारे पास यहाँ पर इन्होंने शब्द भी दिए हैं, संकेत शब्द दिए हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पेड़ डैश का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। तो अगर आपने ये पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा नीम, ठीक है। नीम का पेड़, ठीक है, और उसकी दातुन भी बड़ी अच्छी होती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी क्या देगा? छा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऊपर शब्द लिखा हुआ है छा, यानी छाया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम अपने आंसर में लिख लेंगे। चलिए, ठंडी छाह भी देगा, और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपनी डैश निकाल कर, क्या निकाल कर, देखिए अगर आपने पाठ पढ़ा हुआ तब भी आपको आंसर पता होगा। यहाँ पर भी दे रखा है चाकू, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? चाकू, ठीक है। चाकू निकाल कर क्या करता? चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं क्या बनाता? रबड़, ठीक है, रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता। तो इस तरीके से आप ये खाली स्थान भर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं कि आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए जो हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है, गद्यांश पढ़ा है, इसी के हिसाब से हमें नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि नीम का पेड़ हमारे किस किस काम आता है। देखिए यही हमने ऊपर पढ़ा था, मैं आपको अभी हाईलाइट करके आपको आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। इस गद्यांश में से आंसर कैसे निकालने हैं, मैं आपको अलग से आंसर लिख के नहीं दिखाऊंगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है। मैं आपको ये बताऊंगा कि गद्यांश में से आंसर आपको निकालना कैसे है। तो जो हमारा प्रश्न था वो ये था कि नीम का पेड़ हमारे किस किस काम आता है। तो ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी होती है। तो पहला काम क्या हो गया? दातुन के, ठीक है। दूसरा क्या होगा? घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं, ये इसका दूसरा काम हो गया, ठीक है। और तीसरा काम क्या है? नीम का पेड़ होता तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ, ठीक है। और क्या करता है? और पेड़ मुझे ठंडी छाह भी देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 काम उन्होंने बताए हैं। पहला दातुन, दूसरा क्या है? यदि कोई बीमार हो तो उसकी टहनियां दरवाजे पर लटकाते हैं, तीसरा क्या है कि उसकी टहनियां आप बेच भी सकते हैं, और चौथा क्या है कि वो आपको ठंडी छाह भी देगा। तो इस तरीके से आप ये शुरू की लाइनें जो मैंने अभी हाईलाइट की हैं ये लिख सकते हैं, ये आपका आंसर बन जाएंगी।
चलिए इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस का भी आंसर हम इसी गद्यांश में से निकालते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि रबड़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, अगर आपने ये पाठ पढ़ा होता तब आपको ये आंसर पता होता। फिलहाल यहाँ पर देखिए, ये हमारी किताब का एक लाइन है, रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर, ठीक है, और तरह तरह की चीजें बना लेते। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप अपने आंसर में ये लिखेंगे कि रबड़ से लोग गुब्बारे और टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। चलिए तीसरे का आंसर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पेड़ का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, जिनका अर्थ सेम होता है, यानी एक ऐसा शब्द बताना है जिसका मतलब भी पेड़ होता है। तो बहुत सारे होते हैं, जैसे वृक्ष हो गया, तरु हो गया, ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 2 लिखकर दिखा दिए हैं, इनमें से आपको कोई एक ही लिखना है। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल देखते हैं कि रबड़ बनाने के लिए पेड़ से रस निकालने की प्रक्रिया लिखिए। तो कह रहा है कि पेड़ से रबड़ कैसे बनाते हैं, ये हमें बताना है। देखिए इसका आंसर भी हमारे पास यहाँ पर गद्यांश में लिखा हुआ है। आइए दिखाता हूँ कहाँ पर। ये देखिए, यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे कि यदि मेरे पास रबड़ का पेड़ होता, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, पेड़ होता तो मैं उसको अपनी चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि चाकू से आप पेड़ की छाल में लंबा चीरा लगाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, ये आपका दूसरा काम हो गया। फिर क्या है, पेड़ से दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता, ये तीसरा। और फिर रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। तो ये 4 स्टेप यहाँ पर हमारा सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है। ठीक है, यही आपको यहाँ पर लिखना था। देखिए आपको अब और अच्छे से दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, जितना भी अभी मैंने हाईलाइट कर रखा है यही आपका चौथे का आंसर है, यही आपको अपने आंसर में लिखना है। चलिए इस तरीके से आप गद्यांश में से अपना आंसर निकाल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और शब्द के जोड़े ढूंढकर लिखिए। तो अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको ये शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, मैं फटाफट आपको इनका आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले ग से कौन सा शब्द आया था, तो ग से शब्द आया था गरम गरम। ठीक है, फिर ए से क्या आया था, ए से आया था एक एक। ठीक है, फिर च से आया था चलते चलते, और फिर त से आया था तरह तरह। ठीक है, तो ये शब्द हमने पाठ में पढ़े थे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर ये शब्द जो है ये पाठ में आए थे, इनको हमें नीचे दिए गए वाक्यों में खाली जगह पर भरना है। देखिए पहला क्या है कि आम के पेड़ के नीचे ठंडी क्या होती है, छाह। ठीक है, यानी छाया। तो ये आप अपने आंसर में लिखेंगे छाह। दूसरा है कि नारियल की डैश साफ हो गई। क्या साफ हो गई थी नारियल की, जटाएं। ठीक है, जटाएं साफ करके उसने नारियल का पानी पिया था। फिर तीसरा क्या है, डैश की दातुन बड़ी अच्छी होती है। देखिए ऊपर भी हमने पढ़ा था, तो किसकी दातुन अच्छी होती है, नीम की। फिर चौथा है कि दोनों भाइयों ने डैश के पत्तों पर खाना खाया। किसके पत्तों पर खाना खाया था, केले के पत्तों पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, केले। चलिए फिर आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। यहाँ पर लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए और इसी प्रकार के अन्य शब्द खाली जगह में लिखिए। तो देखिए ल और ल, आधा ल और पूरा ल, इससे क्या शब्द बना दिए इन्हें, दिल्ली, गुल्लक। ऐसे ही 2 शब्द हमें और बनाने हैं। और फिर यहाँ पर भी है कि आधा था और पूरा था, देखिए पत्ता, कुत्ता। इसी तरीके के 2 शब्द और हमें बनाने हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप अपने आंसर में ये लिख सकते हैं, आधा ल और पूरा ल से आप बना सकते हैं बिल्ली और झिल्ली, और आधा था और पूरा था से आप बना सकते हैं गत्ता और सत्ता। तो इस तरीके के आप या तो ये 2 शब्द लिख सकते हैं या इनके अलावा और अन्य शब्द भी आप लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। इसमें लिखा है कि एक पौधा लगाइए और उसका एक प्यारा सा नाम रखिए। फिर उसके साथ अपनी फोटो खींचकर या अपने प्यारे पौधे का चित्र बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजिए। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको पेड़ लगाना है, उसका फोटो खींचकर आपको अपने टीचर के पास भेजना है, या आप उसका चित्र बनाकर भी अपने टीचर के पास भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नीचे की वर्कशीट पे आ जाते हैं। ईवीएस की जो हमारी वर्कशीट है पार्ट बी, ये हमारी वर्कशीट नंबर 164 बी, ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट होने वाली है 8 फरवरी 2021 की। अगर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से अपनी ईवीएस की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड में से यूनिट 3 वाटर और वाटर यानी पानी रे पानी से ये वर्कशीट करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, नमस्ते प्यारे बच्चों,
आशा है कि आप सभी ने पिछली कार्यपत्रिका में जल के विभिन्न स्रोतों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा। यानी क्या कह रहा है कि जब हमने पिछली वर्कशीट की थी तो हमने पानी के अलग अलग स्रोत यानी जहाँ से हमें पानी मिलता है उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पानी की बहुत कमी है। इसी कारण इन स्थानों पर बारिश का पानी जमा करके इस्तेमाल में लाया जाता है। तो देखिए क्या पूछ रहा है वो। प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कि बच्चों, ऐसा ही एक चित्र नीचे दिया गया है जिसमें बारिश के पानी को संरक्षित यानी उसको बचाने के करके अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे ध्यान से देखते हुए क्रमानुसार लिखिए कि चित्र में वर्षा का पानी संरक्षित करके किस प्रकार उपयोग में लाया जा रहा है। तो ये कह रहा है कि बारिश के पानी को हम संरक्षित करके यानी उसको बचा के अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस चित्र में देखिए, जैसे यहाँ पर बारिश हो रही है पहले, ठीक है, बारिश का पानी घर की छत पर गिर रहा है, लेकिन घर की छत से वो सीधा कहीं बर्बाद होने के बजाय क्या कर रहा है, उसको एक पानी के टैंक में जमा कर रहा है। ठीक है, फिर उसको घर के अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसी पानी को हम क्या कर सकते हैं, उसी पानी को हम पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं, जिससे हमारे पेड़ पौधे भी बड़े हो जाएंगे। तो देखिए उसी पानी को जो हमारा वैसे खराब हो जाता है उसको हमने बारिश से एक टैंक में डाला, टैंक से उसको घर के अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया, जैसे नहाना, धोना, खाना पकाना, ठीक है, या कपड़े धोना। फिर क्या किया, उसी पानी से हमने उनको पौधे में डाल दिया और उससे पौधे को भी पानी मिल गया। तो अलग अलग तरीके से हमने पानी का इस्तेमाल किया। आइए इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। नंबर 1 में क्या हो रहा है कि बारिश का पानी जमा हो रहा है, तो बारिश का पानी छत पर गिर रहा है, ये हो रहा है नंबर 1 में। फिर क्या हो रहा है, हमने बारिश के पानी को टैंक में भर लिया, देखिए इधर नंबर 2 पे। फिर क्या हुआ कि हमने उसी पानी को घर के कामों में प्रयोग किया और फिर आखिरी में वही पानी पेड़ पौधों में डाल दिया। तो इस तरीके से हमने बारिश के पानी को संरक्षित करके अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम भी अपने घरों में पानी की बचत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ चित्र आपको नीचे दिए गए हैं। चित्रों के साथ दिए गए नंबरों की सहायता से बताइए कि कौन से चित्र में पानी का सदुपयोग यानी सही तरीके से इस्तेमाल दर्शाया यानी दिखाया जा रहा है, और साथ ही साथ अपनी कॉपी में कारण भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 4 हमारे पास चित्र हैं, हमें ये बताना है कि कौन कौन से चित्र में पानी का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और क्यों आपका ये आंसर आप इस तरीके से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि नंबर 1 में पानी का सही उपयोग हो रहा है, ठीक है, नंबर 2 में भी पानी का सही उपयोग हो रहा है, लेकिन नंबर 3 में नहीं हो रहा है और नंबर 4 में भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, देखिए नंबर 1 में क्यों हो रहा है कि वो बाल्टी से नहा रहा है, ठीक है, तो जब भी उसको पानी चाहिए होता है तभी वो पानी का इस्तेमाल करता है और वो पहले ही पानी निकाल लेता है कि उसे कितना पानी इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन नंबर 3 में क्या हो रहा है कि वो फवारे से नहा रहा है, शावर से नहा रहा है, तो उसको कोई हिसाब ही नहीं है कि वो कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है और लगातार पानी गिराया जा रहा है और इससे पानी की बर्बादी होती है। दूसरे नंबर पर देखिए जब वो ब्रश कर रहा है तो उसके पानी का जो नल है वो बंद है, यानी जब वो पानी इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उसने नल को बंद कर दिया। और नंबर 4 में देखिए जब वो ब्रश कर रहा है तो पानी का नल भी चला हुआ है, तो यानी वो पानी की बर्बादी कर रहा है। तो इसलिए नंबर 4 सदुपयोग नहीं कर रहा। तो इसलिए हम लिखेंगे कि चित्र 1 और 2 में पानी का सदुपयोग हो रहा है, क्योंकि इसमें बच्चा बेवजह पानी का नल नहीं चला रहा और ज़रूरत पड़ने पर ही पानी का इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपना ये आंसर लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और पहचान कर कॉपी में लिखिए कि इनमें से कौन कौन से बर्तन आपके घर में पानी के भंडारण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। भंडारण मतलब पानी को भरने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो चित्र दिया है इनमें से हमें वो बर्तन निकालने हैं, वो बर्तनों के नाम लिखने हैं जिनको हम उपयोग करते हैं किस चीज में, पानी को भरने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक देखिए, एक तो यहाँ पर बोतल हो गई, ठीक है, बोतल में हम पानी डालते हैं। दूसरा यहाँ पर बाल्टी होगी, बाल्टी में भी हम पानी डालते हैं। और क्या हो गया, अब जैसे यहाँ पर एक गमला रखा हो, क्या गमले में पानी डालते हैं, नहीं, ठीक है, लेकिन डालते तो हैं, अक्सर पानी डालते हैं जब उसमें पौधा होता है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है हम पानी को बचाने के लिए उसमें नहीं डालते, वो तो पौधे के लिए इस्तेमाल के लिए डालते हैं, ठीक है। बाकी क्या है, जग हो गया, जग में हम पानी डालते हैं, हाँ डाल सकते हैं, ठीक है। और क्या हो गया, ग्लास हो गया या कप हो गया, यहाँ पर कटोरी हो गई, इनमें हम पानी नहीं डालते हैं, उसके भंडारण के लिए नहीं डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कढ़ाई होगी तो कढ़ाई में भी पकाने के लिए डालते हैं, उसको
स्टोर करने के लिए यानी उसके भंडारण के लिए नहीं डालते। तो आप यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे एक बोतल हो गई, ठीक है, बोतल लिख सकते हैं। और आप क्या लिख सकते हैं, बाल्टी। और क्या हो गया, एक हो गया जग, ठीक है। तो ये 3 नाम जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, 3 चित्र में दिख रहे हैं जो, ठीक है, ये आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यदि आपको कोई और भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है तो उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अपनी वर्कबुक में से जो आपकी ईवीएस की वो वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 16 और 17 भी इसके साथ करना है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।